सोमिन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज के एक मूर्धन्य व्यक्तित्व लाला दीवान चंद जी, जिनका नाम आते ही अपने आप ही एकदम से मन में एक ऐसा व्यक्तित्व का एक चित्र सा बन जाता है जिसका दान से सीधा ताल्लुक हो। जैसे आर्य समाज मतलब अगर सामान्य जगत में भामा शाह जी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है भी चर्चा दान की हो रही है, दान दाता की हो रही, तो लाला दीवान चंद जी का नाम आते ही ऐसा एकदम से माहौल बन जाता है। तो लाला दीवान चंद जी की इस 140वीं विशेष तो थोड़ा सा महत्व रखती ही है। 110 हो, 120 हो, 130 हो, 140 हो, और अगले 10 साल बाद 150 भी होगी। इस 140वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष आयोजन में मंच पर उपस्थित आदरणीय एसपी पुरी साहब, जो कि इस दीवानचंद ट्रस्ट के प्रधान हैं, माननीय योगेश मुंजाल जी, जो कि सारे समाज की भी संरक्षक हैं और इस ट्रस्ट के भी उप प्रधान हैं, जब वे अपनी बात को रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रस्ट को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ में सोच रहा था वो तो खुद को ही धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी ट्रस्ट की गतिविधियों को रखा और उनका धन्यवाद भी किया कि मैं ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ, ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी ओर से दे रहे थे तो मैं उनका भी आभार करता हूँ। और आज विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, लंबे समय से आप इस ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं और ट्रस्ट का नेतृत्व तो करते रहे हैं। माननीय मैं नाम था तो आदरणीय चारू जी और जो मॉडर्न प्रांजल जी, उन सभी का स्वागत करते हुए सभी को मेरा नमस्ते। बंधु, आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी ने आज इस कार्यक्रम के लिए जब आमंत्रित किया तो विषय दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती का आधुनिक भारत का विचार। उनके मन में आधुनिक भारत कैसा था, कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा एक चर्चा। लेकिन उससे पूर्व लाला दीवान चंद जी की जयंती के आज अवसर है तो थोड़ी सी चर्चा उनकी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लाला दीवान चंद जी के जीवन को जो लोग थोड़ा सा भी टच में रहे अच्छी तरह से जानते हैं। 45 साल बहुत छोटी सी आयु है। अगर हम अपनी आयु को देखें तो आज हम सभी लोग लगभग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं 45 साल की आयु पार कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन 45 साल की एक छोटी सी आयु के एक जीवन, संघर्ष भरे जीवन को अगर थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, बारीकी से रिव्यू किया जाए, छोटा सा गांव अवाल, उसमें एक अति सामान्य मतलब मूर्ति को गढ़ने वाले परिवार के घर में जन्म, जो एक मतलब एक पत्थर की मूर्ति गढ़ने वाले, 3 साल में माता की मृत्यु, फिर दूसरी माता की भी मृत्यु, 8 वर्ष की अवस्था में पिता की भी मृत्यु, घर में खाने को नहीं, पीने को नहीं। एक ऐसा संघर्ष का जीवन जहाँ से शुरू होता है, लेकिन जब उस जीवन की समाप्ति होती है आयु की दृष्टि से, उसके बीच का जो काल है मुझे लगता है वो उतना एक्सप्लोर हुआ नहीं जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था। हमारे विद्यालय के बच्चों को, हमारे आर्य समाज के परिवारों के बच्चों को कम से कम लाला दीवान चंद जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए है। मैंने तो अभी छोटी सी आपसे बस छोटी सी गाथा इसी रखी है। अकेला बच्चा 8 साल का निकल जाता है घर से, कहाँ जाना है पता नहीं, भोजन कहाँ मिलेगा जानता नहीं, रहूँगा कहाँ, कौन रखेगा, कमाऊँगा कैसे, कितने साल का। अपने जरा घर के परिवार के बच्चों को 8 साल की आयु की मैच्योरिटी को जरा देख करके समझें आप किस बच्चे की बात हम कर रहे हैं। थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। ऐसे कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, ऐसी कोई उनकी 140वीं जयंती नहीं मनाता। कितने महानुभावों की 140वीं जयंती मनाई जा रही, बताइए। सरकारी तौर पर छोड़ दीजिए महात्मा गांधी की और किसी की, मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूँ। अपने ही दादा परदादा जिनके 140 साल हुए, हम उनको जानते नहीं, उनके जन्मदिन कब आया कब चला गया किसी को मालूम नहीं है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने मनाई भी हो। लेकिन अगर किसी की 140वीं जयंती और उनका परिवार का कोई यहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई उपस्थित नहीं है, था ही नहीं, रहा ही नहीं था कोई परिवार का, फिर भी अगर हम मना रहे हैं उनकी जयंती को तो कुछ ना कुछ तो जीवन की विशेषताएं थी। थोड़ी सी चर्चा
कुछ मैं तो लूं। निकल गए, कमाना शुरू किया। एक बिल्कुल गरीब आदमी जब कमाना शुरू करता तो उसके मन में धन की इच्छा कुछ ज़्यादा पैदा होती, क्योंकि उसने कभी धन को देखा नहीं। जब घर में नोट आते हैं, बंडल बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके मन में और ज़्यादा इच्छा, और ज़्यादा इच्छा, और ज़्यादा इच्छा पैदा होती जाती है। और वो जो इच्छा पैदा होती जाती है, वो अधिकतर महानुभावों में, यदि मैं एक कॉमन एनालिसिस करके देखता हूं, तो अधिकतर महानुभावों में जो धन कमाने की इच्छा है, वो धन को देने की इच्छा में कभी नहीं बदल पाती, इतने खुले रूप में तो नहीं बदल पाती। अगर आज लाला दीवानचंद जी को हम याद कर रहे हैं, तो उनके धन कमाने की गति से याद नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने देखो 8 साल में घर से निकले और उन्होंने इतने से साल में इतने करोड़ धन कमा लिया, उसके लिए हम स्मरण नहीं कर रहे हैं। उनका स्मरण हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो कमाया वो समाज को दिया, इसी के लिए स्मरण कर रहे हैं। नहीं तो अरबों खरबों कमाने वाले ना जाने उस समय भी जमाने में कितने थे। आज कितनों का नाम आप जानते हैं, कितनों का जन्मदिन आप मनाते हैं? नहीं मनाते। मैं उन किसी के जीवन की जो सफलता मापी जाती है उसके कार्यों से मापी जाती है, तो मैं उनके जीवन को कई मायनों में सफल मानता हूं। पहला, संघर्षों के बाद धन कमाने में एक अग्रणी बनना, पहला सफलता। सरल नहीं है। थोड़े से दिन बाद डीसीएम जैसी एक बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर हो जाना, थोड़े से दिन बाद 4, 6, 8, 10 तरह के अलग अलग व्यापार शुरू कर देना, देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापार शुरू कर देना, दिल्ली जैसी प्राइम लोकेशंस पे अपनी प्रॉपर्टीज लेकर के वहां पर उसको अन्य अन्य बिजनेस में लगाते चले जाना, राजनीतिक संपर्कों को बनाते चलाना, साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी कमजोर ना होने देना। ध्यान देना, राजनीतिक संबंधों पे मजबूती से ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में सामाजिक और धार्मिक संबंध बेकार से लगने लगते हैं अक्सर लोगों को। क्या है ना, मैं तो जवाहरलाल नेहरू को जानता हूं, महात्मा गांधी से सामने सामने रोजाना महात्मा गांधी और इन जैसे लोगों से उनका मिलना था। मतलब लगातार इस जैसे लोगों से, जो उस समय के कद के सबसे दुनिया के टॉप लीडर्स थे, उनका जिनसे एक बार आमना सामना बैठना उठना बिल्कुल आमने सामने हो जाए, उनका आर्य समाज जैसी छोटी सी संस्था के छोटे से व्यक्ति के साथ भी उतना ही संपर्क और संबंध बने रहना, ये व्यक्ति के जीवन की कुछ सफलताएं होती हैं, उनके जीवन में थी। धन कमाना और फिर धन को देना, वो दूसरी सफलता में आता है। जो कमाया, ना बनाते दीवान हॉल, आज क्या याद करते, ना बनाते हॉस्पिटल होचंदी दीवानचंद स्मारक हॉस्पिटल, चाहे कैसा भी हो, लेकिन आज स्मारक है, जिंदा है। ना उनके धन से बनता दीवानचंद स्कूल, क्या नाम याद रहता आज किसी को? ना बनता हनुमान रोड का एक बहुत बड़ा हॉल और अन्य स्थानों पे। तो अपने धन को लगाना, ये उनकी एक और बड़ी सफलता है। और उसके पश्चात में अपनी सारी संपत्ति का सदुपयोग होता रहे, व्यक्ति सोचता रह जाता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है, जीवन के अंतिम अवसर तक सोचते हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, क्या होगा, कौन उपयोग करेगा, खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, इसी दौरान चले जाते हैं। ट्रस्ट बना नहीं पाते। ट्रस्ट केवल वही व्यक्ति बना पाते हैं जो बिल्कुल स्थिर चित हैं, अपने बिल्कुल माइन्यूट रूप से सोच रहे हैं कि मेरी संपत्ति का मेरे जाने के बाद में सदुपयोग होता रहे। तो ट्रस्ट बना देना उनकी एक और जीवन की बड़ी सफलता है। और उससे भी एक आगे सफलता मैं कहना चाहूँगा, उस ट्रस्ट में जब उन्होंने ट्रस्ट बनाया, उस समय जिन ट्रस्टियों को उसमें लिया, अगर वो ट्रस्टी बहुत ज़्यादा तपस्वी ना होते और उनकी इच्छा के अनुरूप उस धन का सदुपयोग ना करते, तो इतने लंबे समय से, कब उनकी मृत्यु हुई? 1930 में। आज हम कहाँ बैठे हैं? 2024। जमाना बदल गया, 3-4 पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन ट्रस्ट अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ये भी उनके जीवन की बहुत बड़ी सफलता ही है, ये छोटी सफलता नहीं है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति की जब सफलता को आंकना हो तो इन आंकड़ों से मापना चाहिए। जब राजेंद्र वर्मा जी ने परिचय दिया तो उन्होंने एक शब्द बोला था, कीर्ति यस्य सजीवति। जिनकी कीर्ति रहती है वो जीवित रहते हैं। 45 साल की उम्र की दृष्टि से तो मैं नहीं कहूँगा कि उनका जीवन ज़्यादा बड़ा रहा, लेकिन उसी उम्र में उन्होंने जो कीर्ति का और यश का जो कमाई की, वो कुछ ज़्यादा बड़ी थी। उसी का परिणाम ये है। इसलिए एक मंत्र आता है, जीवेम श्रद्धाशतम। आपने कई बार सुना होगा, जन्मदिन आदि पे पंडित जी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीवेम श्रद्धाशतम। उसी मंत्र में एक अगला एक शब्द आता है, उसका नाम, उसमें बोला जाता है भूयश्च श्रद्धा शतात, यानी 100 साल तक तुम जियो और 100 साल के बाद भी जीने का प्रयत्न करते रहो। लेकिन उसमें बंधुओं सीमा नहीं लिखी। 100 साल तक तो लिखी है, जीवे में श्रद्धा शतम,
उसके बाद भूयश श्रद्धा शताद यानी 200, 300, 500, 800, 2000, 4000, ना कहीं सीमा ही नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के यश की आयु होती ही नहीं। तो 100 साल तक तो शरीर से जीने के लिए आदेश है वेद में, लेकिन कर्म ऐसे करो कि 100 साल के बाद भूयश श्रद्धा शताद यानी अनंत काल तक आपका जीवन बना रहे। जब कीर्ति यस्य सजीवती को दोनों साथ जोड़ के देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे 45 साल की उनकी शारीरिक आयु रही हो, लेकिन जो भूयश श्रद्धा शताद जो शब्द था वेद का, वो उन्होंने पूरी तरह से जिया। और ये लंबे समय तक, जब तक उनके नाम से चलने वाली संस्थाएं, जब तक उनके नाम से चलने वाला ट्रस्ट अपनी भूमिका को निभाता रहेगा, मुझे लगता है लाला दीवान चंद जी की आयु उस समय तक बरकरार रहेगी उनकी कीर्ति और यश के माध्यम से। इसलिए जो भूयश श्रद्धा शताद है, इसको हम सब भी अपने जीवन में लेकर के चले। मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा मन में आराम से 5 मिनट बैठ के सोचा करो, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मेरे जाने के बाद भी दुनिया मुझे याद रखेगी। अगर लगे नहीं किया तो देर कहाँ है, अब करें, क्या दिक्कत है? कुछ तो करें, जितना हो सकता उतना करें। तो लाला दीवान चंद जी का जन्मदिवस मनाना, मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ यहाँ से लेकर के जाना, चाहे उनके जीवन की क्रिया से कुछ सीखें। मैं सोच रहा था कि जब वो आया था कि मैं आज जीवनी कहूँगा कि उनसे जीवनी आज बांटे, पर ध्यान नहीं रहे मुझे कहना भी। तो हम जितना हो सके, लाला दीवान चंद जी का जीवन कोई सरलतम जीवन नहीं था, इसलिए उनको अपने बच्चों को प्रेरणा, जितने बच्चे यहाँ दीवान चंद स्कूल के यहाँ पर बैठे हैं, जिनको पुरस्कार मिला, भी बैठे चले गए, हाँ बैठे हैं। आपसे मैं जरूर कहूँगा कि उनकी जीवनी जरूर पढ़िए। हमारी मैनेजर महोदया भी यहाँ बैठी हैं, और प्रधान जो अध्यक्ष हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी हैं, जो इसका कंट्रोलर है, वो भी यहाँ बैठे हैं। उनसे मैं जरूर कहूँगा कि बच्चों को उनकी जीवनी के कुछ अंश पढ़ाइए। आज बाकी दुनिया में जितने लोग हैं, ना जाने किसका कितना देन है समाज को, उनके बारे में बच्चा हर चीज़ जानता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दे करके इसमें कहीं ना कहीं ऊपर उठाया, उनके बारे में हमारी जानकारी कम है। तो ये तो लाला दीवान चंद जी के जीवन को नमन है, जो उन्होंने, और जो उनके साथ आर्य समाज का संबंध था वो अटूट था बंधुओं, और इतना अटूट कि अटूटपन में सैद्धांतिक निष्ठा गजब की थी। मैं कई बार एक उदाहरण छोटा सा लेता हूं। लाला दीवान चंद जी धनपति थे, उस समय के बड़े अच्छे धनपति थे, धनपति के साथ दानवीर भी थे, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो समाज के लिए अपने आप में एक आदर्श कॉम्बिनेशन होता है। महाशय धर्मपाल जी का जीवन हमारे सामने रहा, और भी अनेक दानदाताओं का। बृजमोहन मुंजाल जी का जीवन आपके सामने है। आज इतना बड़ा सभागार बना, उनके परिवार के लोगों ने ना बनाया होता तो आज इतने अच्छे सभागार में कहाँ बैठते। धन कमाया भी और लगाया भी, दोनों चीज़ें साथ साथ थी। लाला दीवान चंद जी के साथ जब पारिवारिक समस्या आई, दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, कितना कठिन होगा सोच के देखो। एक की हुई, 22 दिन बाद दूसरे बच्चे की, बिना संतान के। क्या सोचे? विवाह करना चाहिए, सलाह दी लोगों ने, करिए, संतान होनी चाहिए, इतनी बड़ी संपत्ति को संभालने के लिए होनी जरूरी है। ना, नहीं कर सकता। क्यों? मैं आर्य समाज का सदस्य हूं भाई, लोग क्या कहेंगे, आर्य समाज का सदस्य दूसरा विवाह कर रहा है। कितना बड़ा धर्म संकट था। कौन कहता? किसकी हिम्मत थी उनके मुंह पर यह बात कह देने की, लाला जी क्या कर रहे हो आप? कोई नहीं कह सकता था। लेकिन आर्य समाज के साथ और ऋषि दान के साथ उनकी जो अटूट निष्ठा थी ना, वो उनको मजबूर कर रही थी ये बात कहने के लिए कि मैं आर्य समाज का सदस्य हूँ, मुझे इस्तीफा भेज दिया। दीवान हॉल को इस्तीफा भेजा अपना, मैं आर्य समाज की सदस्यता छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पारिवारिक मजबूरी है, मुझे संतान की अपेक्षा है, इसलिए मुझे दूसरा विवाह करना होगा। आर्य समाज के लोगों ने इस्तीफा लौटा दिया। लाला जी आप विवाह करिए, परिवार की ज़रूरत के नाते ये गलत नहीं है। फिर भेजा ना, जब तक आर्य समाज की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दूंगा मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे परिवार की मजबूरी हो सकती है, मेरे जीवन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आर्य समाज का सिद्धांत अगर आड़े आता है तो मैं आर्य समाज को इसमें बदनाम नहीं होने दूंगा कि आर्य समाज का एक सदस्य होते हुए ये कार्य किया। आप कल्पना करके देखिए जरा, एक बार सोचिए, आर्य समाज के साथ किस तरह का ताल्लुक, किस तरह का संबंध। आर्य समाज के लोगों को इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा, दूसरा विवाह हुआ, लेकिन दोनों, जो भी आगे स्थिति में उस पर नहीं जाऊंगा, दोनों ही धर्मपत्नियां, माननीय सद्ब्रह्मा जी, माननीय प्रकाशवती जी, दोनों ने ही उनके बाद में उन कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई कसर शेष नहीं रखी किसी भी तरह की। तो मुझे लगता है उनके जीवन की जब सफलताएं देखेंगे, सारे तरह की सफलताओं में वो पूरी तरह से खरे थे। आज पुनः उनको नमन करते हैं। छोटा सा जो विषय है उसको भी थोड़ा सा छूना जरूरी है। लाला दीवान चंद जी के जीवन में भावना कैसे पैदा हुई, ये सोचना भी आवश्यक है। आज
धन कमाने के बाद में व्यक्ति के अंदर ना जाने क्या 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 किस किस तरह की कौन कौन सी जीवन में आदतें पैदा हो जाती हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड धन हो उससे तो ना जाने कितनी। अनएक्सपेक्टेड था, जितना कमाया वो अनुमान से ज्यादा था, लेकिन उनके जीवन में दान की प्रवृत्ति जो पैदा हुई, अगर मैं उसका कारण आपके सामने रखूंगा तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था उनका स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ संपर्क होना। आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, कितनों को है। 2 लोग ऐसे थे जो अद्भुत दानदाता बने, और जिन दोनों दानदाताओं के बनने के पीछे कारण स्वामी श्रद्धानंद का अद्भुत त्याग और तप था। उनमें से एक थे लाला रघुमल, जिनके नाती यहाँ पर आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं। लाला रघुमल का नाम तो आपने सुना है, गजब के दानी थे, मतलब कितना दान दिया अपने जीवन में, बाद में भी आगे रघुमल ट्रस्ट भी करता रहा। और लाला दीवानचंद, दोनों के जीवन पे स्वामी श्रद्धानंद का गजब का प्रभाव था। जब स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु हुई उस समय उनका सिर लाला दीवानचंद जी के गोद में ही था। आप कल्पना करके देखिए, कितनी पास में था ना लाला दीवानचंद जी का घर जैन निवास, साथ में 5 मिनट की दूरी पर जहां स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, शायद गाड़ी से उठाया 2 मिनट 4 मिनट में, जैसी सूचना मिली तत्काल एकदम से वहां पहुंच गए, अपने उनके सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठे। कितना गजब का संबंध था। और स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर प्रभाव किसका था? किसका था? ऋषि दयानंद का। तो अगर लाला दीवानचंद जी के जीवन को बारीकी से देखेंगे तो ऋषि दयानंद के जीवन में और ऋषि दयानंद के बाद के कार्यकर्ताओं ने जो आर्य समाज को दिया, उसका पूरा का पूरा प्रभाव लाला दीवानचंद जी के जीवन में था। जब उनकी आप विल पढ़ते हैं, विल पढ़ने पर लगता है कि उनके मन में क्या 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 इच्छाएं थी कि मैं समाज के लिए ना जाने क्या क्या कर दूं। अगर उनका लंबा जीवन चलता तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी और नई प्रवृत्तियां वो अपने जीवन में शुरू करते। एक उनकी प्रवृत्ति थी, मुझे उसका एकदम से एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, जो ट्रस्ट से जुड़े बंधु हैं वो शायद बता पाएंगे, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक स्थान बनाने की उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर सब लोग जो आगे बढ़ना चाहें, सरकारी तौर पर जो ऑफिसर बनना चाहें, उनके लिए मैं यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने और उच्च शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था यहाँ पर करूँ ताकि वो देश की बागडोर को संभाल सकें। किस समय सोच रहे हैं वो? 1930 में। शासन अपना नहीं है, शासन अंग्रेजों का है। सोच वो किसके ले रहे हैं? देश की उन्नति के लिए। किसके कारण? क्योंकि दयानंद की प्रेरणा थी और दयानंद की एक सूत्र का वाक्य था, मेरा देश मेरा स्वदेश। जब मैं आधुनिक भारत और दयानंद के विचारों को साथ साथ जोड़ करके बात करता हूं तो मैं आज ये गर्व से कह सकता हूं कि आधुनिक भारत के मूल निर्माण में अगर किसी की सोच काम कर रही थी तो वह सोच और केवल ऋषि दयानंद की थी। आप कहेंगे भाई साहब अपना मंच अपनी बात जो मर्जी कहते जाओ, ना, बिना आधार के कहना गलत है, चाहे यहाँ कहूँ चाहे बाहर कहूँ। जिस कन्या महाविद्यालय की चर्चा आदरणीय योगेश जी ने यहाँ पर की, उस समय के लिए वो क्रांति था। आज हो ना हो छोड़ दीजिए आज की चर्चा, आज तो बेटियां पढ़ रही हैं, जहां जहां तक जा सकती जा रही हैं। जालंधर के अंदर कन्या महाविद्यालय खोलने की सोचना, देखिए ध्यान से, खोलना तो छोड़ दीजिए, मतलब खोलने का विचार भी मन में पैदा हो जाए कि बेटियों के लिए विद्यालय खोलने जा रहे हैं, तो मुंह बंद कराने वाले 5000 लोग थे करने के लिए। तुम धर्म के साथ ये काम कौन सा काम करना चाह रहे हो? धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो हमारे परिवारों का, हमारी बेटियों का? एक पुस्तक है, कभी पढ़ने का आर्य समाज के लोगों को अवसर नहीं मिला होगा, लाला देवराज जी की जीवनी आत्मकथा। लाला देवराज जी वो जिन्होंने कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, मां स्वामी श्रद्धानंद जी के बहनोई थे। लाला देवराज जी उस कहानी में 1-2 लाइन लिखते, मैं उस लाइन को रिवर्स कर रहा हूं ताकि ऋषि दयानंद की जो आधुनिक भारत को लेकर कल्पना थी ना वो आपके सामने आ जाए। ऋषि दयानंद ने जब कन्या शिक्षा के लिए लिखा, और एक बार नहीं लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 8, हर बार बार पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्या वेद मंत्र भी? बिल्कुल वेद मंत्र भी पढ़ने चाहिए। क्या विदुषी बनना चाहिए? बिल्कुल विदुषी बेटियों को बनना चाहिए। हर बात बार लिखते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि विदुषी इसलिए बनना चाहिए ताकि विवाह के समय वो अच्छे वर और बुरे वर में पहचान कर सके। देखिए कल्पना, ऋषि दयानंद की कल्पना देखिए कि बेटी को पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि वो विवाह के समय, स्वयंवर के समय अच्छा रिश्ता परिवार है या नहीं, बेटा अच्छा है कि नहीं, उसकी तभी वो पहचान कर सकेगी जब वो पढ़ी लिखी होगी। नहीं तो तुम किसी के साथ भी गांठ बांध के भेज दोगे उसको। ये कब लिख रहे ऋषि दयानंद? 1875 में। कल्पना से बाहर है, आप आज नहीं बैठ करके सोच पाएंगे। और उस समय जो ऋषि दयानंद आधुनिक भारत, देखो कोई भी देश हो, कोई भी हो, वो बनता तो परिवार से। परिवार के निर्माण के बारे में जिन्होंने एक बात लिखी वो आधुनिक भारत में कितनी खरी उतरती है आज के समय में। उस समय वो लिख रहे हैं,
बेटा और बेटी के मध्य जो विवाह हो वो गुण, कर्म और स्वभाव मिलाकर के हो, तो बोला पिताजी की माताजी की मर्जी से हो या बेटे बेटी की मर्जी से हो। स्पष्ट लिखा 1875 में, बेटा और बेटी की इच्छा से हो, क्योंकि उनका ही मकसद है विवाह को संपन्न और सफल करना। क्रांतिकारी लाइन थी कि नहीं? आज के समय भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब बच्चे फैसला लेते हैं, लेकिन ऋषिदान आधुनिक भारत के लिए बिल्कुल क्लियर कट पूरा का पूरा चित्र दे रहे हैं, पूरा का पूरा। तो कन्या महाविद्यालय में जो देवराज जी की बात कहता हूँ, उस समय के थोड़े से माहौल के ऊपर चलेंगे, एक दो लाइन ही बोलेंगे क्योंकि समय की सीमाएं हुआ करती हैं हर चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, जब मैंने कन्या महाविद्यालय की चर्चा की तो 2-3 परिवारों ने मुश्किल से माना कि चलो हम अपनी बेटी को आपके कहने पर भेज देंगे पढ़ने के लिए। ले आया, चलो भाई बैठो यहाँ पढ़ना शुरू करो। अगले दिन ही मेरे घर पर अनेक लोगों की भीड़ लग गई, नारे लगने लगे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। और उसके बाद जिस प्रकार के लांछन और आरोप, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिस प्रकार के लांछन और आरोप मेरे पे लगने लगे, एक बार को मुझे ही ऐसा लगने लगा कहीं कि मेरे से कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। एक बच्ची को लाते थे समझा करके, अगले दिन उसके मामा चाचा ला करके उसको उठा करके ले जाते थे और मेरे को गालियां देके जाते, लाला देवराज पढ़ानी थी अपनी कुड़ी पढ़ा ले, बस और की नहीं पढ़ा सकता। जलंधर में कह रहे मैं एक एक को लाता, भरी दोपहरी घूमते घर घर में, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो। और ये स्थिति होते होते 2 साल बीत गए। एक बार को मन में आया छोड़ो नहीं पढ़ाते, मैं क्यों इनके लिए करूं। लेकिन फिर आया बात ऋषिदान की बात, फिर से याद आ गई, बेटियों को पढ़ाना ही इस देश की उन्नति का सबसे बड़ा और मूल कारण है। उस बात के याद आते फिर मैं वो अपमान भूल गया, फिर से पढ़ाने लगा। और आज आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जालंधर का कन्या महाविद्यालय देश का सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक है। ज्यादा लंबी चर्चा तो कितनी भी करता जाऊं, लेकिन कुछ बिंदुओं की जरूर करेंगे। स्वदेश की शब्द की कल मेरी एक चर्चा हुई कि स्वदेशी शब्द, मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता विधान सारणी आर्य समाज 1878 में बनी थी, बहुत पुरानी आर्य समाज है। उस विधान सारणी की आर्य समाज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, सरदार भगत सिंह जी यहाँ पर रुके थे जब वो बम बनाने के लिए सामान खरीदने कलकत्ता गए थे। इसी आर्य समाज में 3 बार उनका रुकना हुआ। तो वहाँ चर्चा छिड़ी कि स्वदेशी का आंदोलन हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था। हमने इसी आर्य समाज में, खाली मैदान था, यहाँ पर कपड़ों की होली जलाई थी। मैं किसी भी आज बच्चे से पूछता हूँ भाई स्वदेशी आंदोलन का जनक कौन है, उसका एक कॉमन उत्तर होता है पूरे देश में, महात्मा गांधी। क्यों जी, बात ठीक है? यहाँ स्वदेशी शब्द किसने दिया? बोले महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। बंधुओं, स्वदेशी शब्द के गढ़ने वाले बोलता हूं, यानी उससे पहले किसी भी इतिहास या किसी भी साहित्य में स्वदेशी शब्द है ही नहीं। ढूंढना चाहोगे तो मिलेगा नहीं, कहीं भी ढूंढ लीजिए, किसी भी साहित्य में ढूंढ लीजिए। ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश और आदि जो उनकी प्रार्थना पुस्तक है वैदिक विनय में ही सबसे पहले स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति ऋषिदान के शब्दों से हो रही है। और जब वो स्वदेशी की बात करते हैं तो एक एक चीज स्वदेशी होनी चाहिए, एक भी चीज विदेशी नहीं चाहिए ऋषिदान को। और उसी स्वदेशी आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात उनकी विचारधारा से हुआ था। आर्य समाज के लोग तो इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुधा लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है कि आर्थिक क्रांति का जो उदय हुआ, आर्थिक क्रांति, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रांति का जो उदय हुआ देश के अंदर, वो भी मूलतः बंबई से हुआ था। ऋषिदान के जो भाटिया परिवारों से संपर्क थे उनसे हुआ था। और उसके पश्चात इसकी लाहौर में जो एक बड़ी एक क्रांति के रूप में उत्पत्ति हुई, जब ऋषिदान के शिष्यों ने ये सोचा कि जब हिंदी हमारी अपनी भाषा, गुरुकुल हमारा अपनी पद्धति, डीएवी कॉलेज हमारे अपने खुल गए और ऐसे ऐसे करके हमने अपने वस्त्रों को अपनाना शुरू कर दिया, अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलानी शुरू कर दी, तो क्यों हमारा पैसा किसी और के हाथ में रहे? पैसा हमारा, तिजोरी तुम्हारी। ये क्या बात हुई भाई? सारे विदेशी बैंक, अंग्रेजियों के बैंक, ग्रीनलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के बैंक थे उस समय। लेकिन ये सोचने वाला उस समय ऋषिदान की केवल एक परंपरा का ही शिष्य थे, जिन्होंने ये सोचा कि ना, पैसा भी हमारा तो बैंक भी हमारी, तिजोरी भी हमारी ही होनी चाहिए। और ये सोच करके पहले स्वदेशी बैंक की भारत में जब स्थापना हुई तो वह आर्य समाज लाहौर के अंदर हुई, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था, आप सब जानते हैं।
उसी पंजाब नेशनल बैंक को देखने के लिए महाराजा बड़ौदा वहां पर आए पहली बार लाहौर में आर्य समाज के उत्सव पे। उन्होंने कहा ये तो कमाल की बात है भाई, पैसा हमारा, तिजोरी हमारी, तो क्यों ना मेरे राज्य में भी अब अपना ही बैंक। तो दूसरा स्वदेशी बैंक बोलो कौन सा हुआ, अब अपने आप आ गया। ठीक है, उसके साथ में नानजी भाई कालिदास मेहता। नानजी भाई कालिदास मेहता जो कि गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने एक तीसरी बैंक की स्थापना की, शायद आपको जानकारी होगी, उस बैंक का नाम है देना बैंक। वो लाला नानजी भाई कालिदास मेहता की एक जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि वो कैसे प्रेरणा ले रहे हैं। जैसे लाला रघुमल जी ने प्रेरणा ली, लाला दीवान चंद जी प्रेरणा ली, ऐसे ही को लाला जी, तो क्योंकि इससे एक आपको लगेगा कि आधुनिक भारत के निर्माण में मूल रूप से विचार किसका चल रहा था। आप थोड़ा सा कल्पना करके थोड़ा सा आराम से विचार करिएगा। लाला नानजी भाई कालिदास मेहता गुजरात के उद्योगपति थे, रहते थे वो केन्या में, नैरोबी में। नैरोबी में आर्य समाज के लोगों ने, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लासेस चलती हैं, आपका विद्यालय चलता है, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल खोला नैरोबी आर्य समाज ने। आपके बहुत सारे पंजाबी परिवार नैरोबी में जाके बस चुके थे। तो वो कार से निकल रहे थे तो देखा लड़कियां गायत्री मंत्र पढ़ रही हैं। रोकी, भैया कौन हो, बताया आर्य समाजी हैं हम, और ये विद्यालय। लड़कियों को पढ़ाना गुजरात में, उन्होंने तो कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन आए, कहते हैं अगर आर्य समाज लड़कियों का विद्यालय खोलना चाहे तो मैं नैरोबी में 20 एकड़ जमीन दान दूंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया, 20 एकड़ जमीन नैरोबी में दान दे दी। फिर शर्त रखी, अगर 1 साल में बना लें तो मैं 20 एकड़ और दूंगा। आर्य समाजियों की तो आप उसको जानते हैं, लगातार लग गई, तुम दो, पैसे दो, ये दो, सबसे इकट्ठा करके 1 साल में स्कूल खड़ा किया। लाला जी ने वादा निभाया। 1 साल के बाद तुरंत 20 एकड़ जमीन और दे दी, वहां पे भी 2 बड़े विद्यालय बन गए। फिर युगांडा के अंदर कंपाला शहर के अंदर भी 20 एकड़ जमीन आर्य समाज को दान दे दी, और वहां भी कन्या महाविद्यालय के नाम से आज भी है, बहुत भव्य भवन आज भी आप देख सकते हैं। आप कल्पना करिए, मैं थोड़ी सी भारत की चर्चा कर रहा हूं, उसके साथ आप देखिए नैरोबी में किस समय, आज से लगभग 100 साल पहले की मैं बात करता हूं, लानजी भाई कालिदास मेहता, और उन्होंने भारत में आकर के जिस टंकारा के माननीय योगेश जी ने चर्चा की, ऋषिदान का जहां जन्म हुआ था, वहां पर भी जो जन्मभूमि थी वो भी उन्होंने दान दी थी। केवल मेरा कहने का अर्थ है कि आधुनिक भारतों के आरंभिक निर्माताओं की जो सोच थी वो ऋषि दयानंद से प्रेरित हो रही थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो आर्थिक जगत को लेकर के हो, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के हो। और जब हर चीज स्वदेशी हो तो शासन मेरा क्यों ना हो, ये सोच देने वाला था कौन। हम अभी से गहराई से जाकर के जब छानते हैं पन्नों को तो ये ढूंढना पड़ता है, भगत सिंह के अंदर ये भाव पैदा कैसे हुआ, मुझे कुर्बानी देनी है, ये भाव कौन भर रहा था उसके अंदर प्रेरणा कौन भर रहा था। पैसे की तो प्रेरणा थी नहीं, मुझे बड़ा पैसा मिलेगा, नाम की भी इच्छा नहीं थी, और कम से कम एक और इच्छा भी उनके अंदर नहीं थी, जो आज के समय में आत्महत्या करने वालों के मन में खूब भरी हुई है, जिन्होंने हवाई जहाज फोड़े थे जाकर के अमेरिका के अंदर। क्या हूरों को पाने की इच्छा भी नहीं थी उनके अंदर। तो फिर ये पैदा कहां से हुआ भाव कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। ये भाव पैदा करने वाला बंधुओं एक ही विचारधारा थी, और उस विचारधारा नाम ऋषि दयानंद के सिवाय दूसरा कोई था ही नहीं। ये आपको बिल्कुल यथावत जानकारी होनी चाहिए। एक कनेक्शन आपको मालूम नहीं होगा, वो कनेक्शन आज मैं बताऊंगा कि ऋषि दयानंद की विचारधारा कैसे काम कर रही थी आधुनिक भारत के निर्माण के लिए। स्वामी श्रद्धानंद का स्वामी दयानंद के साथ संबंध सबको मालूम है। स्वामी श्रद्धानंद जी वकील थे, ये भी सबको मालूम है, एडवोकेट थे, बहुत उच्च कोटि के एडवोकेट थे मैडम। उनके यहाँ एक मुंशी काम किया करते थे, उनका नाम था अर्जुन सिंह, वो थे सरदार सिख। और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को परिवर्तित होते हुए उन्होंने देखा था, और वही अर्जुन सिंह पूज्य भगत सिंह जी के दादाजी थे। उन्होंने जीवन बदल दिया, घर जाकर के घर में यज्ञशाला बना ली, बिल्कुल जैसे योगेश मुंजाल जी के सब परिवारों में यह शाला बनी हुई है, वैसे ही यज्ञशाला सरदार अर्जुन सिंह जी के घर में बन गई। और अपने साथ वो हवन कुंड का सामान और सत्यार प्रकाश, ये 2 चीजें हमेशा अपने थैले में रख करके चलते थे। आर्य समाज के प्रचारक की तरह घर घर गांव गांव जाके उपदेश और प्रचार किया करते थे, और आर्य समाज के वो इतने बड़े प्रचारक बने, और उन्हीं की प्रेरणा आई उनके बच्चों में, अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह आदि में, और उन्हीं की प्रेरणा से एक ऐसे देदीप्यमान व्यक्तित्व का जन्म हो रहा है जिसको हम गलती से कम्युनिस्ट मान बैठे हैं। बना लिया उन्होंने अपने आप, भगत सिंह कम्युनिस्ट था। भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं, केवल और केवल प्योर एंड प्योर केवल और ऋषि दयानंद के भक्त आर्य समाजी एक युवा थे, इसके अलावा उनकी और कोई पहचान हो ही नहीं सकती। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऋषि दयानंद के प्रेरणा से हो रही हैं।
चाहे वो बैंक का निर्माण हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भाई परमानंद हो, चाहे लाला लाजपत राय हो। पहली इंश्योरेंस कंपनी, जब दिल्ली की इंश्योरेंस कंपनी की जो यहाँ पे आसफ अली रोड पर जो बिल्डिंग है इंश्योरेंस की, LIC की बिल्डिंग है, उसका नाम है लक्ष्मी बिल्डिंग। आप में मालूम होगा शायद किसी को, जो पुराने लोग जानते हैं, लक्ष्मी बिल्डिंग उसका नाम। लक्ष्मी बिल्डिंग इसलिए है कि LIC का जो मूल नाम था ना, वो यही था, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। बाद में उसका परिवर्तन होकर के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, एब्रीविएशन सेम रहा LIC। तो कुल मिलाकर के बंधुओं, मैं आपके सामने जो निवेदन करना चाहता हूँ, लाला दीवान चंद जी के जीवन में जिस विचारधारा से परिवर्तन हुआ था और उन्होंने छोटी सी आयु में जीवन का वो काम करके दिखा दिया था जो आज भी अपने आप में एक विलक्षण कार्य दिखता है, वैसे ही आज मुझे लगता है ऋषिदान की विचारधारा के उन बातों को आज हम थोड़ा सा लेकर के चलें, जिन विचारधाराओं की आधुनिक भारत के अब भविष्य को लेकर के जिनमें क्वेश्चंस हैं। तो अब समय की सीमा, इसलिए मैं वापसी लेता हूँ अपनी बात को। केवल एक नाम आपको बता देता हूँ जो आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है स्थिति, जिसके लिए देश के नेता बड़े तेज़ी से लगे हुए हैं और आधुनिक भारत के निर्माण में वो एक बड़ी बाधा आने वाली है आपके बंटवारे के लिए, और उसका नाम है जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना जिसको ऋषिदान ने सबसे बड़ा कोड कहा था कि देश से अगर जातियां समाप्त होंगी तो ही भारत आगे बढ़ सकेगा। आज हम सब एक यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता लग जाए कौन कौन है हम सब लोग, और उनकी हमारे मन की अगर जातिगत भावना प्रबल हो जाए तो एक कुर्सी छोड़ के दूसरा, 3 कुर्सी छोड़ के बाद 2 वहाँ बैठेंगे, 3 वहाँ बैठेंगे, हो गया भिखार हमारा। ऐसे करने की तैयारी है। ऋषिदान बिल्कुल स्पष्ट थे कि मनुष्य की जाति एक ही है, मनुष्य जाति, दूसरी कोई जाति है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में जो ऋषिदान की उस समय की सोच थी, उसको आज लागू करने की बेहद आवश्यकता है। और दूसरी जो उनकी सोच थी, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए जो मैं कुछ कर सकता हूँ बस, जैसे लाला दीवान चंद जी के द्वारा चलाए गए प्रकल्पों में, हॉस्पिटल में जाइए फ्री इलाज हो जाता है, गरीब आदमी उसका चाहे फरीदाबाद में हो चाहे हमारे हॉस्पिटल हो चंदी में, फ्री इलाज होता है। ऐसे और ज़्यादा प्रकल्प हमारे दीवानचंद स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ते हैं, कोई फीस नहीं है, स्कूल के अंदर भी एडिड स्कूल है। ऐसे ही और जो प्रवृत्तियां हम सब लोग मिलकर के उस गरीब व्यक्ति के लिए जो समाज में ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी उंगली पकड़कर उसके ऊपर उठाने में कुछ कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक होगा और हम भी दीवान चंद जी से कुछ ना कुछ आज लेकर के जाएं। तो आज जन्मदिन पे रिटर्न गिफ्ट होता है ना, होता रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना सबको, तो रिटर्न गिफ्ट दिया नहीं जाता, रिटर्न गिफ्ट लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज लाला दीवान चंद जी के जन्म दिवस पे हम कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट अपनी इच्छा से लेकर के जाएं, जो उनके जीवन से, जो उनके कार्यों से, जो उनकी बातों से और जो उनके मृत्यु के बाद किए हुए कार्यों से मुझे लगता हो कि मैं भी इसमें भागीदार बन सकता हूं, उतना बनने का अगर हम प्रयास करें तो मुझे लगता है हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा अधिक सार्थक हो सकेगा। ईश्वर हमें प्रेरणा दे और सद्बुद्धि दे कि हम लाला दीवान चंद जी के जीवन से और ऋषिदान के और अनेक शिष्यों के जीवन से कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ट्रस्ट का जो इन कार्यों में लगातार संलग्न है, पूरी तौर पर एक एक धन का, एक एक रुपये का पूरी तरह से सदुपयोग करना, गुरुकुलों में, स्कूलों में, आर्य समाज के भवनों में, यज्ञशालाओं में, स्वामी दयानंद के जीवन स्थल पर और अनेक कार्यों में उनका जो क्रम है सहयोग का, वो और ज़्यादा बढ़ता रहे, चलता रहे। और जो उनकी सोच में कुछ काम अगर ना हुए हों बाई चांस, तो उनको भी हम कर सकें, शुरुआत कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का जो उनके जन्मदिवस को उल्लास से मना रहे हैं, प्रसन्नता से मना रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, आजकल आसान काम नहीं है, अपना जन्मदिन मनाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता व्यक्ति, तो इसलिए आप सबका, पुरी साहब का, माननीय प्रांजल जी का, आप सभी का, मैडम आपका भी बहुत बहुत आभार, डॉक्टर साहब राजेंद्र जी का और हमारे योगेश जी का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम।